समझे मतलब? समिट क्या होता है? समिट मतलब टॉप मोस्ट लेवल के लीडर्स की मीटिंग। ठीक। अगर मान लो कहीं फाइनेंस सेक्रेटरी आ रहे हैं श्रीलंका के, इंडिया के, पाकिस्तान के, ऐसे 5-10 कंट्रीज के फाइनेंस सेक्रेटरी आ रहे हैं, तो ये समिट लेवल टॉक है? नहीं। देश का हेड होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट का हेड होना चाहिए या फिर स्टेट का हेड होना चाहिए। हाँ, या तो स्टेट का हेड होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट का हेड होना चाहिए। जैसे या तो प्रेसिडेंट जाए या प्राइम मिनिस्टर जाए, तब उसको बोलते हैं समिट लेवल टॉक। उसको कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हो, जिस समझ के कल बताया था कोप। ये तो एक तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी है। कॉन्क्लेव भी बोल सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हो। समिट का मतलब नहीं है, समिट का मतलब सिंपल है कि वहां पे उस कंट्री का या तो हेड ऑफ स्टेट आ रहा है या उस कंट्री का हेड ऑफ गवर्नमेंट। यूएस में दोनों सेम होते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का भी हेड होता है और स्टेट का भी। इंडिया में डिफरेंस है, इंडिया में गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर और स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट। तो समिट समझ में आ गई। अब वेन्यू कहाँ कहाँ हुआ मीटिंग, वो हमें देखना है। सबसे पहले लिखो ब्रिक्स। ब्रिक्स के बेसिक समझा चुका हूँ मैं सारे, है ना? कल तुमको नए कंट्रीज भी बताए थे। तो ब्रिक्स का लिखो, ब्रिक्स का लिखो कजान रशिया, 16th एडिशन। और कहाँ पे हुआ? कजान रशिया। फिर एक बार मेंबर्स भी लिख लो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ? साउथ अफ्रीका। वो पूरी स्टोरी याद है? नील ओब्रायन बताएगा कि 21st सेंचुरी इन कंट्रीज की सेंचुरी है ना? क्योंकि ब्राजील और रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडिया और चाइना के पास मार्केट और चीप लेबर है ना? तो वो बोलेगा क्या कि ब्रिक बनाओ, तो ब्रिक बनेगा। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाएगा। 2010 तो क्या बन गया? ब्रिक्स 10। 2010 में कौन ऐड हो गया? साउथ अफ्रीका। अब इसमें कितने कंट्रीज और ऐड हुए हैं? 5 कंट्रीज और ऐड हुए हैं। लिखो, ईरान, इजिप्ट, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ये जो नए मेंबर्स हैं ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2024 से। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक। इसके बाद लिखो नेटो समिट। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्ड इन द ईयर 1948-49। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। नेटो का मतलब क्या है? एक ऐसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये जो इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट्स इसमें ऐड हो रखी हैं। ठीक। इनको हेड कौन करता है? यूएस। और इनका मोटो क्या है? अटैक ऑन वन, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। नेटो वॉज पॉपुलर इन द न्यूज बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? जब यूक्रेन ने बोला था मैं ज्वाइन कर लूंगा नेटो। और अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता, तो अगर तुम कल को यूक्रेन को मारते, तो यूक्रेन को बचाने सारे आते, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन जो नेटो में मेंबर्स हैं यूएस जैसे, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो रशिया फंस जाता ना। तो रशिया ने बोला किसको? यूक्रेन को, कि नेटो ज्वाइन मत करो। यूएस कहता रहा कर लो कर लो, यूक्रेन बोला करूंगा। इसी बात पे किसने पीटा? रशिया। अभी भी मार ही रहा है रशिया, पीटा ही है, पीट ही रहा है 2 साल से। चले आगे। इसका मीटिंग देखो कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 32। लास्ट मेंबर कौन सा था? स्वीडन। ये पूछ सकते हैं न्यूली ऐड। समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो। चलो आगे। इसके बाद लिखो एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडेड बाय सबसे इसका हेड कौन है? एक तरीके से जैसे नेटो का हेड चाइना। ठीक। लिखो एससीओ 2023 समिट कहाँ हुई थी? इंडिया में। 2024 कहाँ हुई थी? अस्ताना, अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक। वो तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीटिंग थी, मैं तो अभी एससीओ समिट। अरे यार ये देखो तुम फिर, वो वीकली करंट अफेयर था। अभी तुमको मैंने टॉपिक क्या बोला? टॉपिक क्या था? समिट लेवल टॉक। एस जयशंकर समिट लेवल टॉक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? मीटिंग कहाँ हुई थी? अस्ताना। ठीक। बेलारूस इसका न्यू मेंबर है। 10th मेंबर कौन है? बेला रूस।
हाँ, चलें आगे। आगे लिखो। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मेंबर्स लिख लो 10। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। याद रखना, तुर्कमेनिस्तान हटा देना, वो यूजुअली तुर्कमेनिस्तान से फंसाता है। तुर्कमेनिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है यूएसए से, प्रो यूएस। कौन सा तान? तुर्कमेनिस्तान, इसलिए वो एससीओ ज्वाइन नहीं करेगा। और बेलारूस के रशिया से वैसे रिलेशन जैसे यूएस और इसराइल, बेलारूस। ठीक, आगे लिखो। फिर इसके बाद लिखो, कल अच्छे से समझाया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, यहाँ से यूएनईपी बनेगा, बताया था। फिर इसके बाद 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आएगी, बताया था। इसके 20 ईयर्स पे 1992 में अर्थ समिट होगा, डिटेल में बताया था। जहाँ पे रियो समिट होगी, रियो समिट में से फिर 3 कोप निकल के आएंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, सीबीडी, सीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, और तीसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी कोप होती है हर साल, है ना। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका कोप 29 हुआ था। कौन सा नंबर का कोप? 29। कहां पे हुआ? बाकू, अजरबैजान। कोई प्रॉब्लम? कल बताया था ना 1992 में अर्थ समिट, रियो समिट होगी, तो वहां से 3 निकलेंगे, यूएनसीबीडी, सीसीडी और यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी के कोप अलग होंगे, सीबीडी के कोप अलग होंगे, सीसीडी के कोप अलग होंगे। यूएनएफ ट्रिपल सी का कोप 29 था। कहां पे हुआ? कहां पे हुआ? बाकू, अजरबैजान, बाकू, अजरबैजान। और कोप 28 हुआ था कहां? दुबई में। 28 कब हुआ होगा? 23 में। बाकू, अजरबैजान, बाकू में, बाकू नवंबर में हुआ है। बाकू, बाकू, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। इसके बाद लिखो ग्लोबल इंडिया एआई समिट, ग्लोबल इंडिया एआई समिट। ये हुआ न्यू दिल्ली में, और इसको कराया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। मीटिंग हुई कहां पे? न्यू दिल्ली। हम कौन से समिट की बात कर रहे हैं? ग्लोबल इंडिया एआई समिट। इसके बाद लिखो सेकंड एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक समझते हो क्या होता है एशिया पैसिफिक? हाँ, एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल। पैसिफिक के बाद देखो सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन समझते हो? हाँ, एविएशन तो 2 टाइप का हो सकता है ना, एक डिफेंस एविएशन भी हो सकता है, एयरफोर्स। इसका मीटिंग कहाँ हुआ? लिखो न्यू दिल्ली में। द मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मैं जब ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बताए थे यूएन के, तो याद करो बताया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। इसके बाद लिखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, कनाडा, कनाडा। इसके बाद लिखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। हाँ, क्या कह रहे हो? कौन वापस आ जाएंगे? पॉलिटिक्स हो रही है जस्टिन ट्रूडो की, और अब डोनाल्ड ट्रंप आ ही गया है। कल इलॉन मस्क ने कह दिया है कि जस्टिन ट्रूडो जाने वाला है। ये तो पूरी सरकार इलॉन मस्क की है, डोनाल्ड ट्रंप की। उसने तो खुला सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शंस में। इलॉन मस्क इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ।
अभी इंडिया की कहाँ है? वो एक होता है एनआरआई, एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। एनआरआई वो होता है जो इंडिया में रहा, पला बड़ा, बाहर गया काम करने, तो वो है तो इंडियन, बट ही इज नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन। फिर एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया से गया नहीं, उसके बाप दादा पूर्वज चले गए थे, फिर वो 2-3 पीढ़ी से वहीं पे पला बड़ा, तो वो एनआरआई थोड़ी हुआ, वो इंडियन थोड़ी हुआ, वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुआ। कोई बढ़िया क्रिकेटर का नाम बताओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हाशिम आमला, उसके दादाजी चले गए थे साउथ अफ्रीका। केशव महाराज, ये सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये एनआरआई नहीं है। कमला हैरिस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। कमला हैरिस की शायद नानी वगैरह माइग्रेट कर गई थी यूएस, तो 3 पीढ़ी का तो डिफरेंस आ गया। फिर कमला हैरिस की जो नानी है वो भी किसी अफ्रीकन से शादी की है। समझ में आ रहा है क्या? बता दो। नाम इंडियन रखा है उन्होंने। नाम यूजुअली लोग अपनी ज्योग्राफी का ही रखते हैं। तुम इंडोनेशिया जाओगे तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स के नाम होंगे वो हिंदू नाम होंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले हिंदुइज्म था। आदमी कल्चर के हिसाब से चलता है। ये तो अभी नाम अब शुरू हो गया है इंडिया में कि मुस्लिम लोग इस्लामिक नाम रख रहे हैं, उससे पहले तो इंडियन नाम रखते थे। हाँ, हाँ, वहाँ पे इंडियन नाम ही रखते हैं वो अपने कल्चर। वही एक बताई थी ना टीवी सीरीज अर्तुगुल, ये टर्किश टीवी सीरीज है। लोग ऐसा कहते हैं कि टर्किश गवर्नमेंट इसको फंड करती है, और ये 57 लैंग्वेजेस में आता है। अर्तुगुल में ये दिखाया गया है कि कैसे खलीफा का जो एम्पायर था, कैलिफेट, उसने कैसे पूरी दुनिया पे रूल किया एक टाइम पे। तो अब तुम मुस्लिम्स को क्या बता रहे हैं? अपने पास्ट ग्लोरी डेज बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी आज क्या हालत हो गई, तुम एक टाइम पे क्या थे। तो इस टीवी सीरीज में वही दिखाया गया है। और खलीफा कहाँ बैठता था? खलीफा जिसको तुम हिंदी में बोलते हो खलीफा, रिलीजियस गुरु, इसकी बात सारे मुस्लिम्स मानते थे। खलीफा की सीट कहाँ पे थी? टर्की में। तो जो अभी टर्की का प्रेसिडेंट है एर्दोगान, वो अपने आप को ये बताते हैं जब चुनाव लड़ते हैं कि देखो मैं रिवाइव कराने आया हूँ, जो इस्लाम का इतना बड़ा कल्चर रहा है, इस्लाम का जो इतना ग्लोरियस पास्ट रहा है, उसको तुम मुझे जिताओ, मैं वापस लाऊंगा। तो वापस कैसे लाऊंगा? लोगों को बता के। ये इंडिया में भी तो हो रहा है, तो तुम सब समझदार हो कैसे हो रहा है। तो ये भी तो अपने लोगों को पास्ट बता रहे हैं। तो एर्तुगरुल नाम की टीवी सीरीज है, 57 लैंग्वेजेस में आती है। ये कश्मीरी लैंग्वेज तक में बना हुआ है, बंगाली में भी बना हुआ है। बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम है, वो टर्किश थोड़ी समझेगा, वो तो बंगाली समझेगा। उर्दू में भी आया हुआ है, जो इंडिया पाकिस्तान का मुस्लिम है। कश्मीरी लैंग्वेज में भी आया हुआ है, टर्किश में भी आया हुआ है, मलेशियन में भी आया हुआ है, 57 लैंग्वेजेस में आया है, फ्रेंच में भी आया हुआ है। तो जो फ्रांस का मुस्लिम है वो भी देख रहा है। तो लोग ऐसा बताते हैं कि इस टीवी सीरीज का भी बहुत इंपैक्ट पड़ा है लोगों पे। कोविड से आया है। अब जैसे मान लो इसमें नाम कुछ पड़ गया फाद, अब फाद इज अरबिक नेम, अरबिक और टर्किश अलग अलग होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फाद नाम पड़ गया, अब वो नाम रख रहा था बबलू। अब जब वो टीवी सीरीज में तो फाद ही नाम सुनेगा, भले वो बंगाली में बोल रहा हो, तो अपने बच्चे का नाम फाद रखेगा। जब उसमें देखेगा कि फाद कोई बड़ा सा वो था वॉरियर, मान लो जैसे एक नाम है इफ्तिकार, तो एक अली है, मुस्लिम इस्लाम में अली नाम के एक हैं, जानते हो? तो अली की जो, अली को मानते हैं सबसे बड़ा वॉरियर, अली से बड़ा कोई वॉरियर पैदा नहीं हुआ। तो जो अली की स्वॉर्ड थी, अली की जो तलवार थी, उसका नाम, तो उस तलवार का नाम था जुल्फिकार। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो जो, हाँ, अली को इस्लाम में सबसे बड़ा वॉरियर मानते हैं। तो सबसे बड़े वॉरियर की जो तलवार होगी वो भी सबसे प्रेस्टिजियस होगी। तो अली की तलवार का नाम है जुल्फिकार। तो जुल्फिकार कैसा नाम हो गया? अरबिक नाम। तो जुल्फिकार नाम रखने लगे हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो कल्चर का बहुत फर्क पड़ता है। अब इंडिया में तुम देखो कोरियन कल्चर पेनिट्रेट कर रहा है, इतना के पॉप ड्रामा, बीटीएस। तो क्या हो रहा है? जो यूथ है वो कल्चर किसकी तरफ जा रहा है? कोरिया की तरफ। हाँ। अच्छा, मैंने पेन कहाँ रख दिया? हाँ, बता रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? देखो, एक चीज होती है डिप्लोमेसी, एक होता है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होती है मारपीट के तुमको अपनी बात मनवाई, जो रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ। एक होती है सॉफ्ट पावर, कि मैं मारूंगा पीटूंगा नहीं, थ्रू कल्चर तुमको जीत लूंगा। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा ही तो हो रहा है। जो क्रिश्चियनिटी में इतने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्या हो रहा है? मान लो कोई लोअर कास्ट से है, उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हिंदुइज्म में, तो क्या करेगा वो? तुमको थोड़ा सा कास्ट को लेके बोलेगा गॉड इज वन, इक्वालिटी होती है, स्कूलिंग देगा, हॉस्पिटल देगा, एजुकेशन देगा, सॉफ्ट पावर। तुम अपने आप उस कल्चर से इन्फ्लुएंस होगे। जब तुम उस कल्चर से इन्फ्लुएंस होगे तो यू विल गेट इन्फ्लुएंस टू बाइबल, बाइबल के थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश के थ्रू वेस्टर्न। मतलब मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट पावर। अब
साउथ कोरिया को भी क्या मार्केट कैप्चर करना है इंडिया में? तुम नोटिस करो साउथ कोरिया की कितनी कंपनीज आ गई इंडिया में, किया। कोई भी एक कंट्री की गुडविल कब बनती है? तुम उसका प्रोडक्ट कब खरीदते हो? जब उस पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? कोरियन कल्चर पे ट्रस्ट दिला के। इसलिए तुम देखो कोरियन कल्चर इंडिया में कितना प्रमोट हो रहा है। कोरियन फूड, कोरियन ड्रामा, कोरियन गाने, कोरियन प्रोडक्ट्स। तो उसे पता है ना मार्केट इंडिया बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया की पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, कि अपने ईस्ट में देखो, ये वाले कंट्रीज को फोकस करो। कोरिया यहाँ पे है। कोरिया की जो पॉलिसी है, जैसे हम अगर कोरियन होते, मैं तुमको ये पढ़ा रहा होता, कोरिया बोलता है लुक साउथ। इंडिया वाली कंट्रीज उसके साउथ में है। इनको देखो, मतलब इनको मार्केट बनाओ। अब इनको मार्केट कब बनाओगे? कोरिया का खाना कब बिकेगा? जब कोरियन कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके होगे। धीरे धीरे कोरियन कल्चर को कैसे एक्सेप्ट करोगे? कोरियन मूवीज देख के, कोरियन सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस हो गए। बिल्कुल, मैं खुद जानता हूँ ये बात। तो धीरे धीरे देखो कोरिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब तुम्हारे जेंजी में तो बहुत लोग, तुमसे भी जो यंग बच्चे हैं, जो तुमसे भी यंग है, वो जनरेशन जो अभी 14-15, जो अभी 9th में पढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि एकदम अभी 4-5 साल से ये चीज़ शुरू कर रहे हैं ना। तो 5 साल में अभी अगर मेरे जैसे इंसान को समझाओगे तो मैं सुन तो सब लूंगा, फिर मैं कह दूंगा बेकार है। तुम भी यही बोलोगे। लेकिन जो 12 साल का है, 11 साल का है, 10 साल का है, उसको धीरे धीरे समझाएंगे। हाँ, 17-18 तक वो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट तैयार है। अब उसको कोरिया से एक लगाव है, तो वो मेड इन कोरिया को भी अच्छा समझेगा। जब वो मेड इन कोरिया को अच्छा समझेगा तो वो कोरिया का पेन भी खरीदेगा, कोरिया के शूज़ भी खरीदेगा, और कोरिया के कपड़े, सब कुछ तो कोरिया का लेगा। ये सब गेम इतना भाई, ये सब बहुत बड़ा गेम होता है भाई। ये सब एक दिन का गेम नहीं होता है कि बस आज सोचा और आज बेच दिया। ये बहुत लंबा सोचते हैं। इसके बाद लिखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। ग्रीन हाइड्रोजन मालूम है? ग्रीन हाइड्रोजन लिखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। यार ये तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है ना, मेरा भी तो सब लंबा ही वीडियो होता है। मैं छोटे में नहीं पढ़, शॉर्ट में नहीं समझा पाता हूँ। लिखो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। ये हुई है रॉटरडैम में, रॉटरडैम नीदरलैंड। रॉटरडैम बहुत बड़ा पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है रॉटरडैम। ट्रेडिंग होता है बहुत ज़्यादा। नीदरलैंड के लोगों को क्या बोलते हो? डच। नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है। हम्म, समझ में आया? अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन, इसलिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ये सबको पता है, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना? हाइड्रो हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, पक्का है ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं पानी यहाँ पे रखूँ तो पानी में क्या है? तो इस पानी का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं, इलेक्ट्रोलिसिस करा दूंगा तो H2O टूटेगा H प्लस और O माइनस, है ना? H प्लस एक जगह आ जाएगा, O माइनस एक जगह आ जाएगा। H प्लस एक जगह आ जाएगा, O माइनस एक जगह आ जाएगा। इस H प्लस को कैप्चर करके इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकता हूँ। पानी अबंडेंट है। पर अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए इसको करंट देना पड़ेगा, इसको करंट देना पड़ेगा ना। अरे इलेक्ट्रोलिसिस H2O को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, करंट देना पड़ेगा। अब ये जो करंट है ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी? मान लो मेरे को यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो मैं ये स्विच ऑन, मान लो यहाँ स्विच है, स्विच ऑन करूंगा, पानी में करंट आएगा, करंट आएगा तो H प्लस O माइनस में टूट जाएगा, H प्लस सारा कैप्चर कर लूंगा। पर अब प्रॉब्लम देखो कहाँ आ रही है, ये जो मैं स्विच यूज कर रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी भी तो कोल बेस्ड है, किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। तो मैं बना तो ग्रीन फ्यूल रहा हूँ, ये पोल्यूशन कम करेगा, ये है तो ग्रीन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ, तुमने यहाँ पे ग्रीन काम किया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की ये तो कोल बेस्ड ही थी। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो तुमने कुछ बचाया नहीं। पोल्यूशन यहाँ तो हुई है ना इस एंड पे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कैसे रिड्यूस हो गया? उतना तभी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस में वो कोल बेस्ड प्लांट ही यूज हो रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी भी किसी ग्रीन सोर्स से आनी चाहिए। मतलब यहाँ जब मैं स्विच ऑन करूँ
तो इस एम्बियंस की जो लाइट है वो सोलर रूफटॉप से आ रही होती, समझे? ये इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन, इससे आया फ्यूल भी ग्रीन। अब हाइड्रोजन ऐसा नहीं है ग्रीन कलर का है, पर ये जो हाइड्रोजन है ये पोल्यूशन, मैंने इसके पीछे कोई पोल्यूशन नहीं किया, इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर, इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इसी वजह से ये सब इतने इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, समिट हो रही है किसके नाम पे? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। और कौन सा हाइड्रोजन? ग्रीन। यही तो प्रॉब्लम है, तुमसे बोलेगा फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तुम समझोगे हाइड्रोजन, बट वो तुमको यहाँ फंसा ले तो एग्जाम में नहीं, पर कोई भी तुमसे पूछ दे कि बेटा हाइड्रोजन तो तुम ले आओगे इलेक्ट्रोलिसिस करके, पर ये जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो ये भी तो कोयला जलवा रही है, तब तुम उसको आंसर दोगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी ये भी कैसी होगी? ग्रीन। इसीलिए इससे बनने वाला हाइड्रोजन क्या मानेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन। समझ में आया? बताया हुआ है तुम लोगों को बहुत बार ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ बोलो बोलो। इसके बाद लिखो G7 समिट। G7 मतलब कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली, एलीट ग्रुप। ठीक। दे ऑल ऑफ देम वांट टू काउंटर हुम। अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो ये अब एक ग्रुप और बना रहे हैं, D10, डेमोक्रेसी 10। डेमोक्रेसी 10 में 3 और ऐड हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड प्यारा भारत। ये हो गया D10। G7 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बार G7 की 50th मीटिंग थी। कौन सी? 50th मीट। और G7 इस बार कहाँ हुआ? इटली में। याद करो, मोदी जी और मेलेनी। एलिट मतलब पुराने पुराने रईस हैं। नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में ये इनका इंटरेस्ट सेम रहा, ये हमेशा रिच। अरे वर्ल्ड वॉर 2 में साथ कैसे थे? जापान और जर्मनी तो दोनों अलग थे, ये रिच कंट्रीज थे। चाइना वगैरह अभी रिच हुए हैं, 20 30 25 साल के। ये पुराने रईस हैं, 100 200 साल पुराने रईस कंट्रीज हैं। अब वो बहुत लंबा है, मैं कहाँ से पढ़ाना शुरू करूँ तुमको? हिस्ट्री कहाँ से शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी? हाँ नहीं, 1973 में ये बना है। अब 1973 के हालात देख लो, चाइना बहुत रईस थोड़ी था। 73 में यही कंट्रीज एडवांस थी। तुम पुरानी मूवीज देखो, इटालियन माफियाज, ये सारे कंट्रीज का एक रिच कल्चर है पिछले 100 200 साल का। इंडिया का भी है, पर इंडिया का 1000 2000 साल पुराना है, वो जो हम सब भूल चुके हैं। बस पिछले 100 साल 150 साल का तो इन्हीं का। अब ऐसे बहुत कुछ नहीं समझ में आया। अभी लिखो G7 समिट इटली। क्या क्या पढ़ा दें? मैं पढ़ाने को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक नहीं है कि मैं तुम्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन 5 मिनट में पढ़ा दूँ। अगर 5 मिनट का होता तुम कब तक आता होता। पढ़ा देंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों को मैप लोकेशन देखो ना, ये तीनों चाइना को काउंटर कर रहे हैं। इधर इंडिया बैठा है, इधर ऑस्ट्रेलिया बैठा है, इधर साउथ कोरिया बैठा है, और यहाँ चाइना बैठा है। ये देखो। चले आगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर। हाँ। इसके बाद लिखो 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी। एंटार्क्टिका समझते हो? एंटार्क्टिका कोई किसी कंट्री का रूल है? नो। तो एंटार्क्टिका पे ट्रीटी है, पीसफुल, सब लोग यूज कर सकते हैं। किसका? रिसर्च करने के लिए सब लोग यूज कर सकते हैं। किसका? एंटार्क्टिका का। तो एंटार्क्टिका ट्रीटी की मीटिंग हुई इस बार केरला में। अब इसमें रिसर्च, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिया के यहाँ कितने रिसर्च स्टेशन है? अरे भाई इंडिया भी तो जाएगा ना एंटार्क्टिका। इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है, एक लिखो मैत्री और एक है भारती। यूएस के तो 30 35 हैं। भारती बनाया हमने 2012 में, और मैत्री बनाया 1989 में। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एंटार्क्टिका किसी का नहीं है, बर्फ है एंटार्क्टिका में, बट एंटार्क्टिका के नीचे बोलते हैं ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा है। अभी किसी एक कंट्री का तो है नहीं, है ना? तो हम सारी कंट्रीज ने मिलकर कुछ रूल्स बना लिए, और उस रूल्स में ये कह दिया कि एंटार्क्टिका में आप पीसफुल रिसर्च कर सकते हो। तो जिस कंट्री के पास जितना पैसा है वो आके रिसर्च करता है। अब बांग्लादेश के पास अपने खुद का ही नहीं काम हो पा रहा, तो रिसर्च क्या करेगा? इंडिया के पास जितना बचता है, तो इंडिया ने 2 स्टेशन खोले हैं, अमेरिका जैसे देशों ने 50 स्टेशन खोल रखे हैं। तो इंडिया के 2 स्टेशन हैं, एक मैत्री और एक
भारती। मतलब हम 1989 में अंटार्कटिका जा चुके थे। एक चीज़ और याद करो, मैं अब वापस नहीं बताऊंगा, मैंने 3 बार पढ़ाया हुआ है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जिसने बताया ओशियन के नीचे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के पास राइट होता है। इंडिया अपना एक मिशन बना रहा है, डीप ओशन मिशन, जिसको बोलते हैं समुद्रयान, पढ़ाया है। और वो जो नोड्यूल्स होता है उसको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी बांटती है। इसका हेडक्वार्टर जमैका में है। अब तुम रिवाइज नहीं करोगे तो गॉड विल ऑल्सो नॉट हेल्प। समझ रहे हो? अभी तो तुम्हारी मिस्टेक है। आगे चलो, इसके बाद लिखो आसियान समिट। आसियान समिट, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ढंग से 3-4 बार कर रखा है। इसका मीटिंग कहाँ हुआ इस बार? लाओस में। समझ में आया? इसके 10 कंट्रीज याद रख लोगे? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रूनेई और फिलीपींस। चले आगे। हम्म, बताया ना, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ईस्ट एशिया समिट बताई थी, बताई थी ईस्ट एशिया समिट, जिसमें 18 कंट्रीज हैं, 10+8, ये 10 आसियान की ऐड कर लो। ईस्ट एशिया समिट में 10 याद करो, बताया था 10 आसियान की कंट्रीज थे। इसके साथ में रशिया ऐड कर दो, यूएस ऐड कर दो, चाइना ऐड कर दो, इंडिया ऐड कर दो, साउथ कोरिया ऐड कर दो, ऑस्ट्रेलिया ऐड कर दो, जापान ऐड कर दो, न्यूजीलैंड ऐड कर दो। 8 हो गए, 18। अरे सिंपल है, इधर से चाइना, जापान, साउथ कोरिया उठाओ, इधर से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उठाओ, 7 हो गई। और एक अपना रख दो, इंडिया। आसियान में इंडिया कहाँ है? हाँ, लाओस में। हम्म, माइकल शूमाकर को जानते हो? माइकल शूमाकर, फार्मूला 1 रेसिंग समझते हो? उसका सचिन तेंदुलकर था F1 का। अगर मैं माइकल शूमाकर को एक ऑल्टो दे दूं, चाहे वो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, जीत पाएगा? गाड़ी का इंजन ही नहीं मजबूत है। आगे लिखो। 46th यूनेस्को, 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेशन, ये भी कराया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज सेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और याद करो, मैंने बताया था इंडिया के 2 साइट्स ऐड हुए हैं, एक अहोम डायनेस्टी असम और एक मोइदाम्स। याद आ रहा है? बताया था, वो भी बताया था। मोइदाम्स नहीं बताए थे? हाँ, नहीं बताए थे? मैं वीडियो से निकाल के बता दूंगा कहाँ बताया था। तुम क्या सोच रहे हो, लास्ट मिनट में मैं तो साल भर का एकदम डिटेल से पढ़ा दूँ? तुम सबकी बात कर रहा हूँ। रिवीजन भी उसी के साथ अच्छा होता है जो पढ़ा हुआ हो, और मैं तुम लोगों को 2-3 बार ये बात बोला हुआ हूँ। अब तुमने पढ़ा होता तो तुम मुझे तुरंत बोलते हाँ ये कराया हुआ है, हाँ ये कराया हुआ है। नहीं, तुम्हें हर चीज़ सुननी पड़ रही है, ये तुम एक्सेप्ट करो। ग्रीन हाइड्रोजन 50 बार बताया हुआ है। अपना भी नुकसान करते हो, मेरा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट, टाइम तो लिमिटेड है। लिखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट वॉज हेल्ड इन डेवॉस स्विट्जरलैंड, डेवॉस स्विट्जरलैंड। डेवॉस में इसका हेडक्वार्टर भी है। 54th मीट था। कहाँ हुआ? डेवॉस स्विट्जरलैंड। हम्म, इसके बाद लिखो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझाने का इसमें कुछ? एनर्जी समिट,
बता तो रहा हूँ तुमसे, फ्यूचर एनर्जी अबू धाबी। लिख लिया? अबू धाबी कहाँ का कैपिटल है? यूएई। आगे लिखो। कंफ्यूज इसलिए होते हो क्योंकि रिवाइज नहीं करते हो। इसके बाद लिखो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एडिशन कौन सा था? 7th। कहाँ पे कंडक्ट हुआ? पर्थ में। पर्थ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। पर्थ पता है ना, पर्थ में टेस्ट मैच होता है, वाका। हाँ वाका वाका, WSC है। गाबा अलग है। गाबा पर्थ में ही है। हाँ गाबा। वहाँ पे 5 ही शेड वो है। जैसे विराट कोहली, अभी कानपुर में बारिश हो गया था तो विराट कोहली क्या कह रहा था कि टेस्ट मैचेस के हमारे जो वेन्यू है वो फिक्स होने चाहिए, एटलीस्ट इसके टेस्ट मैचेस के, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेडियम्स हैं। तो कह रहा था टेस्ट मैचेस के फिक्स कर दो। वो कहाँ से कॉन्सेप्ट लाया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस हैं वो 5 उनके लोकेशंस हैं, जैसे एडिलेड, गाबा, पर्थ। वो वहीं पे ही होते हैं 5 टेस्ट मैचेस, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जब कोई टीम टूर करती है तो यूजुअली देखना 5 टेस्ट मैच होगा। चलें आगे। इसके बाद लिखो क्वाड 2024। क्वाड भी 50 बार बताया हुआ है। कहाँ पे हुआ था? डेलावेयर, US। क्वाड कहाँ पे हुआ? डेलावेयर। क्वाड का कॉन्सेप्ट 10 बार बताया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चारों कंट्रीज टू काउंटर हुम? चाइना। हम्म। कौन? लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई अब हो नहीं सकती, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सबके पास अपने इंटरेस्ट हैं, कौन कितना फायदा ले लेगा। तुम लोगों को बताया भी है मिडल ईस्ट में इतना लड़ाई क्यों है, क्योंकि वॉर इकोनॉमी है। मैं गन का प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं तो चाहूंगा ही वायलेंस हो। मैं बेचूंगा किसको? गन किसको बेचूंगा? मिलिट्री भी कब रखता है आदमी? मिलिट्री मतलब बॉडीगार्ड। जैसे देश के लिए मिलिट्री, वैसे किसी इंसान के लिए बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड कब रखेगा? जब उसको थ्रेट होगा। थ्रेट कब होगा? जब अगले के पास कुछ होगा। जब अगले के पास असला होगा तभी तो तुम्हारे पास असला होगा। पूरी वॉर इकोनॉमी है। अच्छे से समझाया हुआ है कि F-16 फाइटर जेट है, S-400 है, थार्ड है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आयरन मैन देखिए मूवी, उसमें रॉबर्ट डाउनी जो होता है वो असलियत में किस चीज़ का ओनर होता है? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। जब आयरन मैन पहला वाला देखना, आयरन मैन 1, तो वो अफगानिस्तान में फंस जाता है। तो अफगानिस्तान में क्यों फंस जाता है? अफगानिस्तान में डील करने गया होता है। हम्म। बहुत बड़े बड़े, बहुत मतलब डिफेंस तो बहुत बड़ा है। इंडिया का डिफेंस बहुत ख़राब है। इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। इसलिए ख़राब है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया। अगर वो डिफेंस के कारखाने यहाँ लगाते तो फिर हम ब्रिटेन से ख़रीदते क्या? तो उन्होंने इंडिया में असेंबलिंग कराई, पर इंडिया में कभी भी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराई। इसलिए तुम आज भी देखो, तुम इंडिया का कोई मुझे एक ब्रांड बताओ जो डिफेंस का कुछ काम करता हो। कोई कंपनी बताओ जो रिवॉल्वर बनाती हो। कर तो रहा है अब इंडिया। इंडिया ने कभी लिस्ट बनाई, अब अभी नहीं पूछेगा, 2 साल पहले की पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, याद नहीं करना है। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। इसमें इन्होंने 100 से ज़्यादा हथियार डाले हुए हैं और सीधा क्लियर ऑर्डर दे रखा है कि ये जो 100 से ज़्यादा हथियार है इनका इंपोर्ट नहीं होगा, हमें खुद बनाना है। तो अब एक दिन में थोड़ी हो जाएगा, टाइम लगेगा, 150 साल, 20-25 साल लगेंगे। फिर तब तक ये लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, ये और अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। हाँ, तुम इंडिया का कोई ब्रांड बताओ ना मुझे डिफेंस में, कि टैंक बनाता है, गन बना। जोरावर टैंक तो गवर्नमेंट ने बनाया है, DRDO। जोरावर भी पढ़ाया हुआ है। 4:22 हो रहा है, कोई कहीं जाएगा नहीं। 4:30 पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।